हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे टॉप 30 क्वेश्चन जो कि आपके ईवीएस के हैं। ठीक है, आप सभी को पता है हर सीटेट एग्जाम में ईवीएस से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 15 क्वेश्चन जो होता है वो आपके कंटेंट के होते हैं, जो कि आपके एनसीईआरटी की किताब से पूछा जाता है। अगर आप जो है प्राइमरी का जो है पेपर देते हैं तो उसमें 1 से लेकर 5 तक का जो एनसीईआरटी की किताब होती है ईवीएस की, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 15 नंबर का कंटेंट होता है जो कि आपके एनसीईआरटी से पूछा जाता है। 15 नंबर का आपका पेडागोजी होता है जो कि हर सीटेट एग्जाम में पूछा जाता है। हर सीटेट एग्जाम में 30 नंबर के क्वेश्चन हमेशा ईवीएस में पूछे जाते हैं। ठीक है, 30 क्वेश्चन 30 नंबर के होते हैं, बिल्कुल कॉमन सी बात है, आप सभी को पता होगा। तो आज की क्लास में जो 15 नंबर का कंटेंट होता है उसकी जो है क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो टोटल 30 क्वेश्चन है जो कि आपके हमेशा एग्जाम में पूछे गए हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी जो है शिफ्ट में किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज की क्लास, शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके क्लियर हो जाए और 15 नंबर का जो कंटेंट पूछा जाता है वो आपके तैयार हो जाए यहाँ से। ठीक है, उसके बाद जो है जो आपका पेडागोजी होता है, पेडागोजी नेक्स्ट मंथ में हम पेडागोजी की जो भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट के जो पेडागोजी के क्वेश्चन होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। अभी हम फोकस जो कर रहे हैं वो कंटेंट पे कर रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको सीटेट का एग्जाम देना है तो, क्योंकि ये सारी जो क्लासेस है आपके एग्जाम तक चलने वाली है, चाहे आपका कंटेंट हो या पेडागोजी, सभी क्लासेस 1 बाय 1 आपको देखने को मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से जल के विषय में कौन सा सही नहीं है। यहाँ या आपको क्या बताना है, निगेटिव बताना है कि जो जल होता है या पानी होता है उसके विषय में कौन सा सही नहीं है। पहला क्वेश्चन है कि जल एक सार्वभौमिक विलायक है। हाँ बिल्कुल सही, आप सभी को पता है जल एक क्या है, सार्वभौमिक विलायक है, किसी भी चीज में मिला दो मिल जाता है। दूसरा कि इसमें विभिन्न पदार्थों को घोलने की क्षमता होती है, जो भी पदार्थ होते हैं उनको घोलने की क्षमता होती है। तीसरा है कि जल का घनत्व तो 100 अंश सेल्सियस में सर्वाधिक होता है। बिल्कुल नहीं, ये ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा, और यही ऑप्शन सही होगा। क्यों सही होगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, निगेटिव पूछ रहा है। जब आप कभी भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, पेपर में एग्जाम दे रहे हो, चाहे आपका सीडीपी हो, ईवीएस हो, मैथ हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, A to Z, जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, क्वेश्चन को पढ़ रहे हो, तो आप एक चीज जरूर ध्यान रखें कि वहां पे निगेटिव पूछ रहा है कि पॉजिटिव पूछ रहा है। अगर निगेटिव पूछ रहा है तो उसको आप जरूर अंडरलाइन करें ताकि आपको चीजें पता चले, याद रहे कि इस क्वेश्चन में निगेटिव पूछा गया है, तब आप सही आंसर कर पाएंगे, अदरवाइज आप गलत कर देंगे। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे निगेटिव पूछ रहा है तो उसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, या ये ऑप्शन निगेटिव है, यही ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीता अपने नौकरी वाले माता पिता, छोटे भाई, दादा दादी, चाचा एवं उनके परिवार के साथ रहती है। इस प्रकार की परिवार व्यवस्था को क्या कहते हैं। यानी जिस परिवार में किसी भी लड़की के साथ, जैसे मान लीजिए रीता है, उसके साथ उसके माता पिता हैं, उसका छोटा भाई है, उसके दादा दादी हैं, चाचा हैं, तो उसके परिवार में इतने सारे लोग हैं, तो ये परिवार कौन से परिवार है। ठीक है, ये कौन सा परिवार है, सिंपल सा बताना है। क्या ये मातृवंश परिवार है जिसमें रीता की माता मुखिया है। तो मातृवंश या पितृवंश की तो बात ही नहीं करी गई है इसमें, ये बताया गया है कि रीता के साथ इतने सारे सदस्य रहते हैं। ठीक है, तो ये तो गलत होगा, सही नहीं होगा। दूसरा कि पितृवंश परिवार, जिसमें रीता के पिता मुखिया जी नहीं, पितृवंश की भी बात नहीं करी गई, ना तो मातृवंश की ना पितृवंश की। ये एकल परिवार है जिसमें उसके माता पिता दोनों काम करते हैं, ये भी गलत है, क्योंकि एकल परिवार वो परिवार होता है जिसमें किसी भी बच्चे के जो है उसके पेरेंट्स होते हैं, यानी कि माता पिता होते हैं और उनके अविवाहित जो बच्चे होते हैं वो एकल परिवार होता है। ठीक है, सिर्फ उसमें माता पिता होते हैं और उनके बच्चे होते हैं, उनके बच्चे एक से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन वो अविवाहित हो तो वो क्या होता है, एकल परिवार होता है। ठीक है, तो ये भी गलत होगा। दूसरा है नेक्स्ट ऑप्शन कि संयुक्त परिवार, जिसमें परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहते हैं। बिल्कुल सही, जिस परिवार में उसके माता पिता हों, दादा दादी हों, चाचा चाची हों और उनके जो बच्चे हों, बच्चों की भी अगर शादी हो गई है तो वो क्या परिवार होता है, संयुक्त परिवार होता है। ठीक है, यानी बच्चे हों, उनके माता पिता हों, उनके दादा दादी भी हों, चाचा चाची भी हों, वो कौन सा परिवार कहलाता है, तो वो होता है संयुक्त परिवार। ठीक है, तो जिसमें परिवार के सभी सदस्य एक ही घर में रहते हैं, एक ही छत के नीचे रहते हैं, वो क्या होता है, संयुक्त परिवार होता है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, संयुक्त परिवार की डेफिनेशन है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैने, चपटे एवं चौड़े आगे के दांतों वाले पशुओं की भोजन के लिए प्राथमिकता भिन्न होती है। ये पशु निम्न में से कौन सी खाद्य संबंधी प्राथमिकता को चुनेंगे। यानी ऐसे पशु जिनके आगे के दांत पैने हों, चपटे हों और चौड़े हों, तो वो किस प्रकार के भोजन खाना पसंद करेंगे, प्राथमिकता कौन सी रहेगी कौन सी भोजन करने की। क्या वो दूसरे पशुओं के मांस पर निर्भर रहते हैं, यानी दूसरे पशु होते हैं उनके मांस खाते हैं, या फिर घास और एवं साग खाते हैं, या फिर फल है, या फिर अनाज है। तो जिन पशुओं के सबसे पहली बात तो पशु फल खाते नहीं हैं, अनाज खाते हैं, लेकिन ये प्राथमिकता नहीं होती है। ज़्यादातर जो पशु होते हैं वो जो है क्या खाते हैं, घास और साग खाते हैं। और विशेषकर वो ऐसे पशु जिनके पैने दांत होते हैं, चपटे होते हैं और चौड़े होते हैं आगे के दांत, वो जो पशु जिनके दांत पैने, चपटे और चौड़े होते हैं, वो क्या खाना उनकी जो प्राथमिकता होती है भोजन की वो होती घास और साग। ज़्यादातर वो घास और साग खाते हैं। उनके जो चपटे और चौड़े जो पैने दांत होते हैं उससे वो क्या करते हैं, घास को खींच के खाने की कोशिश करते हैं। तो उनका जो पसंदीदा या फिर जो कह सकते हैं कि जो प्राथमिकता होती है जिस खाद्य संबंधी भोजन की, वो होती है घास एवं साग। ये जो है जिन जानवरों के दांत पैने, चपटे और चौड़े होते हैं वो घास और साग खाना पसंद करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो पौधे खारे जल वाले क्षेत्रों में उगते हैं उन्हें कहा जाता है। जो पौधे खारे जल में उगते हैं, ठीक है, या खारे जल में ही रहते हैं, वो कौन से पौधे होते हैं। क्या वो लवण मृदोद्भिद होते हैं, या फिर समोद्भिद होते हैं, मरुद्भिद होते हैं, या फिर आतपोदभिद होते हैं। तो ऐसे पौधे जो खारे जल में उगते हों, खारे जल में ही रहते हों, वो पौधे क्या होते हैं, वो लवण मृदोद्भिद यानी कि हेलोफाइट होते हैं। ठीक है, उनको लवण मृदोद्भिद पौधे कहा जाता है जो खारे पानी में उगते हों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो रंग चित्र किसी कथा का चित्रण करते हैं जिनमें केवल प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है, उस चित्रकला को चित्रकाठी कहते हैं। ये चित्रकला किससे संबंधित है। यानी कि कुछ ऐसे चित्र होते हैं जो किसी एक कथा विशेष का चित्रण कर रहे होते हैं और वो प्राकृतिक रंगों से ही बनाए जाते हैं, जिनको क्या कहते हैं, चित्रकाठी कहते हैं। तो ये जो चित्रकला होती है कहाँ से संबंधित है, किन राज्य से, ये बताना है। ठीक है। क्या ये महाराष्ट्र से संबंधित है, राजस्थान से, आंध्र प्रदेश राज्य से, या फिर कश्मीर से। तो ये जो चित्रकला होती है जो प्राकृतिक रंगों से बनाई जाती है, ये कहाँ से संबंधित है, ये है महाराष्ट्र से संबंधित। ठीक है, ध्यान रखना है। एक मधुबनी भी आती है। मधुबनी चित्रकला कहाँ की है, बिहार की है। ये भी जो है आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उन आदिवासी वर्गों की पहचान कीजिए जो हिमाचल प्रदेश भारत के मूल निवासी हैं। ठीक है, जो हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी हैं वो जो आदिवासी हैं वो कौन कौन से, यानी कि कौन सा ऐसे आदिवासी हैं जो हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी हैं। ठीक है। क्या वो संथाल जनजाति के हैं, गद्दी जनजाति के हैं, गोंड जनजाति के हैं, या फिर सहरिया जनजाति के हैं। कौन सा जनजाति के हैं जो हिमाचल प्रदेश में निवास करते हैं, तो वो हैं गद्दी जनजाति। यानी जो गद्दी जनजाति है वो भारत के हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। ठीक है, कहाँ पे रहते हैं, गद्दी जनजाति के लोग जो आदिवासी होते हैं वो हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मिजोरम का सबसे प्राचीन नृत्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। जो मिजोरम का प्राचीन नृत्य है या मिजोरम का लोक नृत्य है, ये यहाँ से क्वेश्चन थोड़े टाइप से चेंज हो जाते हैं, यानी क्वेश्चन का पूछने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में आया है कि मिजोरम का जो सबसे प्राचीन नृत्य है वो कौन सा है। क्या वो सत्रिया नृत्य है, रौफ नृत्य है, या फिर चेराव नृत्य है, या फिर गरबा नृत्य है। तो मिजोरम का सबसे प्राचीन नृत्य पूछा जाए, या फिर मिजोरम का लोक नृत्य पूछा जाए, या मिजोरम का प्रसिद्ध नृत्य पूछा जाए, वो कौन है, वो है चिराव नृत्य। ठीक है, कौन सा नृत्य है, चिराव नृत्य। कई बार यहाँ पे चिराव भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो चिराव नृत्य या फिर चिराव नृत्य एक ही है, ध्यान रखना है। कहाँ का है, मिजोरम का प्राचीन नृत्य है या फिर लोक नृत्य चिराव नृत्य है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था। पर्यावरण संरक्षण जो अधिनियम है यह कब लागू हुआ था। 19 नवंबर 1986 को लागू हुआ था, या फिर 19 नवंबर 1981 को, 19 नवंबर 1985 को, या फिर 19 नवंबर 1980 को। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू जो हुआ था ये हुआ था 19 नवंबर 1986 को। ठीक है, कब लागू हुआ था, 19 नवंबर 1986 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भारत का सबसे बड़ा जो रेल मार्ग है कौन सा है। क्या वो कश्मीर से बंगलौर है, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी है, मिजोरम से गुजरात है, या फिर महाराष्ट्र से मणिपुर है। तो जो भारत का सबसे बड़ा जो रेल मार्ग है वो कौन सा है, तो वो है
डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग है, ठीक है, जो कि डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इम्पॉर्टेंट है कि कल्पना चावला जो कि एक भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं, उनका निधन अंतरिक्ष यान में किस वर्ष हुआ था। ये जो है अंतरिक्ष में गई हुई थी, वापस आते समय इनका अंतरिक्ष यान में ही जो है डेथ हो गई थी। तो ये किस वर्ष में हुआ था, ये क्या 2000 में हुआ था, 1998 में, 2006 में या फिर 2003 में। तो ये कब हुआ था, ये हुआ था 2006 में, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पक्षी विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाते हैं। पक्षियों के घोंसले से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना है, ठीक है। पक्षी जो हैं विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाते हैं, आप सभी को पता है कई प्रकार के पक्षी होते हैं, वो अपने घोंसले भी अलग अलग तरीके से बनाते हैं तथा घोंसले बनाने के लिए विभिन्न स्थानों का चुनाव करते हैं। निम्न में से कौन से पक्षी पेड़ के तनों में अपने घोंसले बनाते हैं। कौन से ऐसे पक्षी हैं जो पेड़ के तनों में अपना घोंसला बनाते हैं। क्या वो कौवे हैं, बसंत गौरी या फिर बारबेट है या फिर शकरखोरा यानी कि सनबर्ड है या फिर है दर्जिन चिड़िया। दर्जिन भी एक चिड़िया का नाम है। तो जो पक्षी पेड़ के तनों में अपने घोंसले बनाते हैं वो कौन है, शकरखोरा यानी कि सनबर्ड है, ठीक है। यहाँ से जो है जो पक्षी के घोंसलों से संबंधित है, कई सारे पक्षियों के अलग अलग तरीके हैं घोंसले बनाने के। कुछ है पत्थरों के बीच बनाते हैं, कुछ पेड़ के टहनियों में बनाते हैं, कुछ जो है झाड़ियों में बनाते हैं। तो इनसे संबंधित एक पूरा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, तो उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कौन सा पक्षी कहाँ पे घोंसले अपना बनाते हैं, किस तरीके से बनाते हैं, सारी चीज़ें वहाँ पर क्लियर कर देंगे। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 1 नंबर का, 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन हमेशा हर सीटेट एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, तो ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक महामारी के समय में डॉक्टरों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन ग्रहण करने की मात्रा को बढ़ाने के लिए कहा था। क्यों कहा था ये बताना है। कोई भी वैश्विक महामारी होती है तो उसमें जो डॉक्टर हैं, यानी जो वैश्विक महामारी आई थी उस समय डॉक्टर ने विटामिन सी से भरपूर भोजन, जिस भोजन में विटामिन सी की मात्रा अधिक होती है उसको खाने के लिए कहा था। क्यों कहा था ये बताना है। यह दृष्टि वर्धक के निर्माण के लिए आवश्यक है इसलिए कहा था, या फिर यह दांतों में अस्थियों को स्वस्थ रखता है, या फिर इससे भूख बढ़ती है, या फिर फोर्थ ऑप्शन है कि यह संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की ताकत प्रदान करता है इसलिए कहा था। तो क्यों कहा था विटामिन सी से रिलेटेड चीज़ों को खाने के लिए, ताकि ये जो विटामिन सी होती है इसको खाने से जो संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की ताकत प्रदान करता है। यानी जो विटामिन सी है यह जो है संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की ताकत प्रदान करता है, इसलिए डॉक्टर सलाह देते थे महामारी के दौरान कि आप विटामिन सी से युक्त जो भोजन है उसको आप ज़्यादा मात्रा में लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा 4th के अध्यापक आयान एक संग्रहालय की यात्रा का आयोजन करते हैं। एक कक्षा 4th के अध्यापक आयान एक संग्रहालय की यात्रा का आयोजन करते हैं। इस क्षेत्र भ्रमण से कौन सा प्रक्रियात्मक कौशल को जो है प्रोत्साहन मिलेगा। यानी कोई भी अध्यापक हैं अगर वो संग्रहालय की यात्रा का आयोजन करते हैं, बच्चों को ले जाते हैं, तो जो क्षेत्र भ्रमण कराते हैं जिसमें संग्रहालय की यात्रा का आयोजन होता है उसमें कौन से प्रक्रियात्मक कौशल का प्रोत्साहन मिलेगा। पहला है कि वर्गीकरण एवं प्रयोग करना, क्या इसका प्रोत्साहन मिलेगा। तो वर्गीकरण और प्रयोग करने की तो बात ही नहीं करी गई है, तो ये तो गलत होगा। दूसरा है संप्रेषण एवं चरों की पहचान, ये भी गलत है। तीसरा है अवलोकन तथा मॉडलों का निर्माण, बिल्कुल सही। अगर आप संग्रहालय ले जाते हैं बच्चों को तो बच्चे वहाँ पे अवलोकन करेंगे, साथ में मॉडलों का निर्माण करेंगे, ठीक है, तो इसको प्रोत्साहन मिलेगा। थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो भोजन हम खाते हैं उसका शरीर के अंदर क्या होता है। कक्षा 5 के विद्यार्थियों में से इस विषय पर चर्चा करने के लिए शिक्षक ने कहा। शिक्षा का उद्देश्य क्या है, ठीक है। यानी शिक्षक कहता है कि जो भोजन हम खाते हैं उसका शरीर के अंदर क्या होता है। ये एक प्रश्न करते हैं एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों से, वो भी क्लास 5th के विद्यार्थियों से, ठीक है, और इस विषय पर क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो ये इस तरीके के प्रश्न पूछने का जो उद्देश्य है शिक्षक का वो क्या है। पहला है कि पाचन क्रिया, पहला क्वेश्चन है कि पाचन क्रिया वैज्ञानिक प्रत्ययों के विषय में विद्यार्थियों की कल्पनाशीलता का विकास करना, पहला ऑप्शन है। दूसरा कि प्रश्न के सही उत्तर प्रतिपादित करने में विद्यार्थियों की मदद करना, और तीसरा ऑप्शन है कि विद्यार्थियों के अंतःबोधि विचारों का अन्वेषण करना, बिल्कुल सही। इस तरीके के प्रश्न करने का जो उद्देश्य है एक टीचर का कि जो विद्यार्थी हैं उनके अंतःबोधि विचारों का अन्वेषण, उनके यानी कि उनके जो भी विचार हैं उनको प्रकट करने की एक भावना आए बच्चों में, इसलिए इस तरीके के प्रश्न पूछते हैं। तो इसका उद्देश्य यही है कि विद्यार्थियों की अंतःबोधि विचारों का क्या हो, अन्वेषण करना हो, ठीक है, क्या अन्वेषण किया जाए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल में वस्तुओं की घुलनशीलता का अवलोकन करने के एक क्रियाकलाप ईवीएस की अध्यापिका मीरा अपने छात्रों से चीनी, नमक, नींबू का रस, हल्दी, आटा आदि लाने के लिए कहती है। छात्रों में यह सब चीज़ें लेकर आने के लिए कहने का सर्वोत्तम कारण क्या है? ठीक है, यानी कोई एक टीचर है जो बच्चों से जो जल में घुलनशील वस्तु होते हैं जैसे कि चीनी हो गया, नमक हो गया, नींबू का रस हो गया, हल्दी, आटा, इस तरीके की चीज़ लाने के लिए कहती है। ठीक है, जो भी ऐसी वस्तुएं उनको लाने के लिए कहते हैं, तो उसका सर्वोत्तम कारण क्या है, किस वजह से वो कहती है? पहला है कि प्राइमरी स्कूल में कोई प्रयोगशाला अथवा सामान उपलब्ध नहीं है। जी नहीं, इसकी वजह से नहीं कहती है। दूसरा है कि छात्रों के सीखने की क्रिया में परिवारों को शामिल करने की आवश्यकता है। तीसरा है कि छात्रों को सम्मिलित करना जिससे उनका ज्ञान निर्माण आसानी से हो। बिल्कुल सही, इन सब क्रियाओं में बच्चों को सम्मिलित करना जिससे उनका जो ज्ञान का निर्माण है वो आसानी से हो सके, तो ये तो सही है। डी है कि छात्र अपने स्थानीय ज्ञान को स्कूल के ज्ञान से संबंधित कर सके, ये भी सही है। ठीक है, तो सी और डी ऑप्शन इसका सही है। तो सी और डी, केवल सी और डी इसका पहला ऑप्शन सही होगा, बाकी ऑप्शन गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर ईवीएस का एक थीम है? ईवीएस का एक थीम क्या है? क्या पदार्थ एक थीम है? जी नहीं, पदार्थ तो एक थीम है नहीं। हम चीज़ें कैसे बनाते हैं और करते हैं, ये क्या है? एक थीम है। ठीक है, ये तो थीम है। प्राकृतिक संसाधन या फिर भोजन का संरक्षण, ये थीम नहीं है, बल्कि जो ईवीएस का थीम है प्राथमिक स्तर पर यानी प्राइमरी लेवल पे जो ईवीएस का थीम है वो है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं और करते हैं। ये थीम में से एक थीम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर के ईवीएस के पाठ्यचर्या के अनुसार विद्यार्थियों को हमारे देश के कुछ सामाजिक मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाया जाता है। पहचान करें कि निम्न में से किन सामाजिक मुद्दों को पाठ्यचर्या में लिया गया है। ठीक है, कौन सा सामाजिक मुद्दों को लिया गया है? पहला कि बाल मजदूरी एवं वर्ग असमानताएं, पहला ऑप्शन है। दूसरा है कि जाति भेदभाव एवं दहेज प्रथा, तो ये तो लिया नहीं गया है, दहेज प्रथा तो कोई मतलब ही नहीं प्राइमरी लेवल में। ठीक है, जाति भेदभाव भी नहीं, जाति भेदभाव तो एक बार हो सकता है लेकिन दहेज प्रथा नहीं है। बाल मजदूरी एवं घरेलू हिंसा, बाल मजदूरी तो होता है लेकिन घरेलू हिंसा ये नहीं है शामिल। जाति भेदभाव एवं घरेलू हिंसा ये भी नहीं, बल्कि बाल मजदूरी एवं वर्ग असमानताएं जो होती हैं ये जो है प्राथमिक लेवल में जो सामाजिक मुद्दा है उसमें जो है, यानी जो प्राइमरी के जो प्राइमरी क्लास के जो पाठ्यक्रम है जिसमें सामाजिक मुद्दे दिए गए हैं उसमें बाल मजदूरी एवं असमानताएं ये शामिल किया गया है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन का संबंध इनमें से किससे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है चिपको आंदोलन, ये आपके सीटेट के एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? A.K. बनर्जी हैं, उनसे संबंधित है। सुंदरलाल बहुगुणा से है, अमृता देवी बिश्नोई से है, या फिर है इनमें से कोई नहीं। तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? ये है अमृता देवी बिश्नोई से। ठीक है, अमृता देवी बिश्नोई जो है एक प्राकृतिक संरक्षण का काम करती थी। ठीक है, चिपको आंदोलन इसलिए पड़ा कि एक टाइम ये जो है बहुत सारे पौधे लगाती थी, उनका संरक्षण करती थी, उनकी देखभाल करती थी। ठीक है, तो एक बार क्या हुआ कि उनके जो पास के राजा थे वो जो है कई लोगों को भेजते हैं कुछ पेड़ को काटने के लिए, तो ये क्या करती हैं कि ये पेड़ों से चिपक जाती हैं और पेड़ काटने से मना करती हैं कि आपको अगर पेड़ काटना है तो कुल्हाड़ी हमारे ऊपर से चलानी होगी। ठीक है, इस तरीके के जो है किस्से जो है आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। ठीक है, तब से इस जो आंदोलन को, इनके साथ भी कई सारी महिलाएं भी जो है उसमें शामिल हो गई थी। पेड़, जितने भी पेड़ वहाँ थे सभी महिलाएं उससे चिपक गई थी, बच्चे चिपक गए थे, लोग चिपक गए थे। तो फिर क्या हुआ था कि उस आंदोलन के बाद जो भी प्रक्रिया हुई थी उसके बाद इस आंदोलन का जो नाम दिया गया था चिपको आंदोलन नाम दिया गया था। तो चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है? वो है अमृता देवी बिश्नोई। ठीक है, जो कि बिश्नोई जनजाति से ही कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों की सबसे उपयुक्त विशेषता क्या है? ईवीएस की जो पाठ्य पुस्तक हैं उनमें जो सबसे उपयुक्त विशेषता है वो क्या है? पहला ऑप्शन है कि विषय वस्तु के माध्यम से बहुत सी जानकारी दी गई है, क्या ये उपयुक्त विशेषता है? या फिर दूसरा है कि समाज में उपस्थित रूढ़िवादी धारणाओं एवं पूर्वाग्रहों पर ध्यान केंद्रित किया गया है?
या तीसरा है कि रटने द्वारा सीखने को सचेतन रूप से हतोत्साहित करने का प्रयास किया गया। बिल्कुल सही है। जो ईवीएस का पाठ्यक्रम दिया गया उसमें रटने द्वारा जो सिखाया जाने के लिए हतोत्साहित करने का प्रयास किया गया, यानी कि ये कहा गया है कि जो बच्चे हैं उनको कोई भी चीज़ सिखाना है तो आप उनको रटने के द्वारा नहीं सिखा सकते, बल्कि समझा सकते हैं, उनको रटाना नहीं है। रटनों को जो रटने हैं यानी किसी भी चीज़ को रटने के लिए हतोत्साहित किया गया है, ना कि प्रोत्साहित किया गया। ये जो है सर्वोत्तम उदाहरण है। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईवीएस के पाठ्य पुस्तकों में कहानियों का वर्णन का उपयोग करने का सबसे उपयुक्त कारण निम्न में से कौन सा है। ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों में कहानियों का वर्णन का उपयोग करने का सबसे उपयुक्त कारण निम्न में से कौन सा है। पहला है कि कहानी अथवा वर्णन में पात्रों के साथ विद्यार्थी आसानी से तदानुभूति का अनुभव कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है कि कहानी अथवा वर्णन में पात्रों के साथ विद्यार्थी आसानी से तदानुभूति का अनुभव कर सकते हैं। बिल्कुल सही। कहानियों के माध्यम से जो बच्चे होते हैं उनमें जो पात्र होते हैं वो पात्रों के साथ विद्यार्थी खुद को जो है तदानुभूति अनुभव कर सकते हैं। जिस तरीके से पात्र अपना जो है चीज़ों को जो है करते हैं उस तरीके से वो अपना खुद को जो है अनुभव करते हैं कहानी के माध्यम से। तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्यार्थियों को स्वयं कहानियों वर्णनों को पढ़ने में आनंद आता है, ऐसा आता है, लेकिन सबसे जो उपयुक्त कारण होगा पहला ही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुजरात के भुज में किस वर्ष भूकंप आया था जिसमें हजारों लोगों की मृत्यु हुई थी। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको स्टार लगा सकते हैं। ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि गुजरात के भुज में जब भूकंप आया था तो किस वर्ष आया था जिसमें हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी। क्या वो 2000 था, 2002 था, 2005 है या फिर है 2001। तो ये आया था कब, 2001 में। ठीक है। गुजरात के भुज में जो भूकंप आया था वो कब आया था, 2001 में, जिसमें हजारों लोगों की डेथ हो गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस आवृत्ति का मूल्यांकन ईवीएस के सीखने सिखाने के लिए उपयुक्त है। ईवीएस को सीखने सिखाने के लिए जो उपयुक्त है वो कौन सा आवृत्ति मूल्यांकन है। पहला है प्रतिदिन, दूसरा है प्रतिमाह, तीसरा है 6 महीने या फिर चौथा है वर्ष के अंत में। तो ये क्या है, प्रतिदिन है। ठीक है। यानी कि जो आवृत्ति का मूल्यांकन है ईवीएस को सीखने सिखाने के लिए जो सबसे उपयुक्त है वो है प्रतिदिन। ठीक है, पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ईवीएस की अध्यापिका मीरा को शांत कक्षा पसंद है तथा वह अपने विद्यार्थियों को कहती है कि वे बैठकर अपना कार्य करें। ठीक है, अपना कार्य करें, यहाँ पे अपना होगा। ठीक है, अपना कार्य करें, इससे उसके विद्यार्थी निम्न में से वंचित रहेंगे। यानी एक ईवीएस की अध्यापिका है मीरा, उसको शांत कक्षा पसंद है, यानी कि उसको बहुत शांति पसंद है, शांत क्लास पसंद, जिसमें बहुत ज़्यादा आवाज़ें ना हो। ठीक है, वह अपने विद्यार्थी को कहती है कि वो अब बैठकर अपना कार्य करे। उसके विद्यार्थी निम्न में से किससे, अगर इस तरीके से विद्यार्थी करते हैं और मीरा जो अध्यापिका है वो हर दिन इस तरीके से करती है तो विद्यार्थी किन चीज़ों से वंचित रह जाएंगे। पहला ऑप्शन है बहुबुद्धि से वंचित रह जाएंगे, या दूसरा है अवलोकन से सीखना, या फिर तीसरा है व्यक्तिगत सीखना, या फिर सहपाठी द्वारा सीखना। जब बच्चे खुद से जो है अपना काम करेंगे, दूसरे सहपाठी क्या कर रहे हैं दूसरे से बात नहीं करेंगे, पूछेंगे नहीं, तो वो जो है सहपाठी द्वारा जो सीखना होता है उससे क्या हो जाएंगे, वंचित हो जाएंगे। क्योंकि अगर वो सहपाठियों से बात करते हैं तो क्लास में आवाज़ आएगी, और जो अध्यापिका मीरा उसको शांत क्लास पसंद है तो वो इन सहपाठी द्वारा सीखने से क्या हो जाएंगे, वंचित हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके के क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक का एक भाग उसी से ठंडा उसी से गर्म नामक कहानी भारत के किस राष्ट्रपति के द्वारा लिखी गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कक्षा 5 की जो किताब है उसमें उसी से ठंडा उसी से गर्म एक जो है एक लेसन है। ठीक है, और उसमें कहानी दी गई है, तो ये जो कहानी दी गई है किस राष्ट्रपति के द्वारा लिखी गई है ये बताना है। या फिर यूं कह सकते हैं कि जो उसी से ठंडा उसी से गर्म ये जो रचना है किसके द्वारा लिखी गई है, कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं, क्या वो जाकिर हुसैन हैं, या फिर जो है एपीजे अब्दुल कलाम हैं, मेधा पाठक हैं, कौन है। तो उसी से ठंडा उसी से गर्म एनसीईआरटी के कक्षा 5 की किताब में ये पूरा जो है लेसन दिया है, पूरा पाठ है। ये जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है, जाकिर हुसैन, उनके द्वारा लिखी गई एक रचना है। ठीक है, किसके द्वारा, जाकिर हुसैन के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए निम्न में से कौन सी युक्तियां विद्यार्थियों के आकलन के लिए सही हैं। ठीक है, विद्यार्थियों के आकलन के लिए क्या सही है। पहला है
कि उत्तरों का मूल्यांकन सही या गलत के रूप में उनकी अंक संख्यात्मक हो, बिल्कुल नहीं। अगर उनका जो है उत्तर हो उनका अगर मूल्यांकन करते हैं तो अंक के रूप में सही और गलत के रूप नहीं बता सकते हैं कि अगर क्वेश्चन सही है तो हम 10 में 10 देंगे, गलत है तो हम 1 देंगे या 0 देंगे, ऐसा गलत है, ठीक है। दूसरा है बी नंबर कि उत्तरों में छात्रों के मूल विचारों का मूल्यांकन गुणात्मक हो, बिल्कुल सही। अगर बच्चा जो है जो भी उत्तर दे रहा है तो उसमें जो छात्र के मूल विचार है उनका मूल्यांकन गुणात्मक हो, ना कि निगेटिव हो, ठीक है। सी नंबर है कि छात्रों के अनुभवों का मूल्यांकन क्या हो, गुणात्मक हो, ये भी सही है। तो बी और सी यहाँ पे सही होगा, ए आपका गलत है। तो बी और सी आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजन विषय पढ़ते हुए सुनीता एक पर्यावरण अध्यापिका की निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति छात्रों में अन्वेषण प्रवृत्ति को बढ़ावा देगी, ठीक है। यानी जो सुनीता है वो एक भोजन विषय है, ठीक है, यानी थीम है, उसको पढ़ाते हुए एक पर्यावरण अध्यापिका है, ठीक है। और वो जो है कौन सी युक्ति से छात्रों में अन्वेषण प्रवृत्ति को बढ़ावा देगी। पहला है कि अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए छात्र क्या खाएं, इसके लिए अनुदेशन, यानी जो भोजन पाठ है उसको पढ़ा रही है तो उसमें छात्रों में अन्वेषण प्रवृत्ति को कौन सी चीजें बढ़ावा देंगी, ये सिंपल सा क्वेश्चन का अर्थ है, ठीक है। पहला कि अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए छात्र क्या खाएं, इसके लिए अनुदेशन, तो ये तो गलत होगा, इसका मतलब ये नहीं होता है। दूसरा है कि छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों के भोजन पदार्थों के चित्रों का संग्रह करने के लिए करना चाहिए, ये भी गलत है। तीसरा कि भोजन के विभिन्न स्रोतों के चित्र दिखाना, ये भी गलत है। फोर्थ है कि छात्रों के परिवार व समुदाय के सदस्यों से भोजन की विविधता की पसंद नापसंद पर चर्चा के लिए प्रेरित करना, बिल्कुल सही। अगर आप भोजन जो है विषय पढ़ा रहे हैं, भोजन एक यानी कोई भी या ईवीएस की किताब पढ़ा रहे हैं, ईवीएस का क्लास चल रहा है, उसमें भोजन आपका टॉपिक चल रहा है, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होगा वो ये होगा कि छात्रों से ये पूछें कि उनके परिवार या उनके जो समुदाय के सदस्य हैं वो भोजन की विविधता के रूप में पूछें कि उनको क्या पसंद है, नहीं पसंद है, बच्चे को क्या पसंद है, उसके पेरेंट्स को क्या पसंद, उसके घर में किस किस तरीके से खाना बनाए जाते हैं, किसकी पसंद से बनाए जाते हैं, किसके पसंद से नहीं बनाए जाते हैं, यानी जो भी चीज़ें पूछें उनके परिवार से संबंधित, उनके जो है समुदाय से संबंधित चीज़ें पूछेंगे तो बच्चों को आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से कथन बच्चों के पर्यावरण से सीखने के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त यानी सबसे ज़्यादा उपयुक्त हैं। पहला कि बच्चे अपने प्रयासों से अकेले सीखते हैं, बिल्कुल नहीं, बच्चे अब खुद से नहीं सीख पाते हैं, ठीक है, किसी न किसी का सहारा उनको लेना पड़ता है। कई बार वो अपने परिवार से सीखते हैं, कई बार अपने दोस्तों से सीखते हैं, कई बार अपने शिक्षकों से सीखते हैं। दूसरा कि बच्चे पर्यावरण से अंतःक्रिया द्वारा सीखते हैं, ठीक है, ये भी सही है, लेकिन सर्वाधिक उपयुक्त नहीं है। हमें क्या बताना है, सर्वाधिक उपयुक्त आंसर बताना है। तीसरा कि बच्चे अपने दोस्तों के साथ चर्चा द्वारा सीखते हैं, बिल्कुल सही, बच्चे किसी भी टॉपिक को तब अच्छे से सीख पाते हैं जब वो जो है अपने दोस्तों से चर्चा करके सीखते हैं, क्योंकि उनके दोस्तों में कई सारे लोग होते हैं, वो अलग अलग तरीके से जो है परिभाषित करते हैं, कोई कुछ तरीका बताता, कोई अलग तरीका बताता, कोई अलग तरीका बताता, तो बच्चे उसमें कई माध्यमों से सीखते हैं, तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बच्चे शिक्षक की व्याख्या से सीखते हैं, जो शिक्षक क्लास में जो है बताते हैं उससे भी सीखते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अपने दोस्तों से सीखते हैं, ठीक है, क्योंकि उनमें डर की भावना नहीं होती है, बिल्कुल वो आपस में अपनी लैंग्वेज में चीज़ों को सीखते हैं अपने दोस्तों के साथ। सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोनाल्ड रॉस की कहानी को पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में स्थान दिया गया है, इसे स्थान देने का उद्देश्य क्या है। जो रोनाल्ड रॉस है उनकी एक कहानी है जो कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में दिया गया है, ठीक है, क्योंकि ये जो है मच्छरों से संबंधित इन्होंने खोज करी थी, उसके बारे में पूरा एक चैप्टर है, उसी के बारे में दिया हुआ है। तो इनका क्या उद्देश्य है इनकी कहानी को देने का। पहला है कि विद्यार्थियों को खोज के लिए प्रेरित करना, बिल्कुल सही, जो विद्यार्थी होते हैं उनको खोज के लिए प्रेरित करना कि वो जो है लगातार नई नई चीज़ों को खोजें, उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, तो ये सही है। दूसरा है कि विद्यार्थियों को मलेरिया और मच्छर से संबंध जोड़ने में सहायता करना, ठीक है, ये भी सही है। तीसरा है कि वैज्ञानिक कैसे कार्य करते हैं इसको भी दृष्टिगत करना, ये भी सही ऑप्शन है। तो ए, बी और सी ये सभी ऑप्शन क्या हैं, सही ऑप्शन है, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका उद्देश्य यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमिगत जल के स्तर की क्षीणता का मुख्य कारण क्या है, सही उत्तर का चुनाव कीजिए। भूमिगत जल के
स्तर की छीड़ता का मतलब कि जो लगातार भूमिगत जल कम हो रहा है, पानी की कमी हो रही है, उसका मुख्य कारण क्या है? वर्षा का कम होना, क्या ये कारण है? या फिर वृक्षों का आवरण कम होना, या फिर सिंचाई हेतु ट्यूबवेल अथवा हाथ के पंप का उपयोग होना। बिल्कुल सही, सिंचाई के लिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि भारत जो है कृषि प्रधान देश है और वहाँ पे सिंचाई के लिए सबसे ज़्यादा जो यूज होता है वो ट्यूबवेल या हाथ के पंप का उपयोग होता है, और यही जो है पानी की छीड़ता का सबसे बड़ा कारण है। इस वजह से पानी की जो है, जो भूमिगत पानी है उसमें जो है कमी हो रही है। तो थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कई स्थानों पर अम्ल वर्षा जलीय विविधता को प्रभावित कर रही है। अम्ल वर्षा निम्न में से किन प्रमुख रसायनों के कारण होती है? जो अम्ल वर्षा होता है किसके कारण होता है, कौन से रासायनिक कारण होते हैं, ये बताना है। पहला है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, या फिर नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, या फिर एसिटिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल होता है। तो ये क्या होता है, किस वजह से ये जो है बारिश होती है अम्लीय, यानी कि अम्ल वर्षा जो होती है किसके कारण होती है? तो ये होती है नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण। जो अम्लीय वर्षा होती है या कराई जाती है वो नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण होती है। सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो ये टोटल 30 क्वेश्चन हैं जो कि हमने आज की क्लास में डिस्कस किए हैं, और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो ये क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। एक बार में नहीं समझ में आता है तो 2 बार देखना है, लेकिन स्किप नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। आता आपका कंटेंट 15 ही नंबर का है, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को आज की जो क्लास है वो पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम तक, जब तक आपका एग्जाम हो नहीं जाता तब तक आपको क्लासेस लगातार मिलती रहेंगी। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।